नमस्कार मित्रों। आज मैं आपसे मातृ दिवस होने के कारण अपनी माता के बारे में बात करना चाहूँगा। मेरे मातोश्री का जन्म 14 नवंबर 1932 को इलाहाबाद, यानी अभी हम उसको प्रयागराज नाम से जानते हैं, वहाँ हुआ था। उन्होंने अपनी सारी शिक्षा हिंदी माध्यम में प्राप्त की थी। उनके पिताजी का नाम चिंतामणि भावे था और वो बांदा डिस्ट्रिक्ट बांदा में हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल के पद पर कार्य करते हुए सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी माता को नाम तो वैसे मुझे याद नहीं आ रहा, मगर सब लोग उन्हें ताई के नाम से जानते थे क्योंकि वो सबकी देखभाल एक बड़ी बहन के रूप में करती थी, इसी सभी लोग उनको ताई कहते थे। मेरी माता का मायके का नाम था मालती। मेरी माता को 3 भाई थे और 3 बहनें भी थी। सेवानिवृत्ति के बाद माता के पिताजी का माने मेरे नाना जी का देहांत हो गया। उस कारण माता जी की शादी की जिम्मेदारी उनके बड़े भाई पर आ गई। मेरी माता का विवाह सन 1955 26 जून 1955 को जबलपुर में मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध तामनकर फैमिली गुणवंत सदाशिव तामनकर के साथ संपन्न हुआ, जिसका इनविटेशन कार्ड आज भी मेरे पास सुरक्षित रखा हुआ है। मेरे पिताजी मैथमेटिक्स में एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट थे और मेरी माता ने उस समय ग्रेजुएशन किया था आर्ट्स सब्जेक्ट से। शादी के बाद माँ ने संस्कृत विषय में एमए किया और 1958 24 अप्रैल को मेरा जन्म हुआ। जैसे सभी माताएं अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती है, वैसे ही मेरे माता ने भी मेरा और मेरी 2 बहनें हैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा। मेरी माता का शौक़ विशेष रूप से कुकिंग था। कुकिंग में उनको बहुत आनंद आता था। नए नए पदार्थ बनाकर लोगों को खिलाने में उनको ज़्यादा आनंद आता था। तो इस कारण उनकी ख्याति भी हमारे तामनकर बाड़े में कुकिंग के कारण ही थी। जब भी वो नीचे सब्जी लेने के लिए उतरती थी, ठेले के ऊपर से सब्जी खरीदती थी, तो यदि नेनुआ यानी तुरई या गिलकी जिसको बोलते हैं, मूली, ये सब्जी लेते हुए दिखी तो लोग कहते थे कि बहनी आप 1 कटोरी सब्जी हमको भी भेज देना, क्योंकि मम्मी की जो नेनुआ और मूली की सब्जी बहुत प्रसिद्ध थी। उसी प्रकार आलू गोभी का रस्सा, बैंगन का भरता, ये मम्मी के खास फेवरेट लोगों के पदार्थ थे। उसके अलावा मम्मी सिलाई कढ़ाई में भी बहुत इंटरेस्ट रखती थी। घर में एक सिलाई मशीन थी, इसके ऊपर नए नए तरीके के कपड़े पहन के बना के लोगों को भेंट करना, ये उनकी हॉबी थी। वैसे ही स्वेटर बुनना और वो लोगों को भेंट करना, ये भी एक उनकी हॉबी थी। तो इस कारण वो हमारे आसपास के लोगों में काफ़ी प्रसिद्ध हो गई थी। दरअसल मैं यदि आपको बताऊं तो मैं बचपन से लेके 11वीं कक्षा तक माँ के सिले हुए कपड़े ही पहनता था। पैंट शर्ट सब माँ के हाथ का सिला हुआ होता था। मुझे माँ की याद बहुत अच्छे से है। जब हम बिल्कुल छोटे थे, 4-5 साल के थे, तो हमारे किचन में एक झूला लगा हुआ था। माँ हमको झूले में बैठा देती थी और हम लोगों को
पोएम सिखाती थी, मराठी, हिंदी, इंग्लिश। वो बड़ी सुर और ताल लय में गाकर हमको सिखाती थी और हम लोगों को भी सुर ताल लय में गाने के लिए कहती थी। हम लोग तीनों भाई बहन झूले में बैठ के कविताएं सुनाते थे और हमारी माताश्री किचन में अपना काम करते रहती थी। हम जब थोड़े बड़े हुए तो हमें पढ़ाई के लिए एक अलग कमरा मिला, मगर हमें उस कमरे में दरवाजे के पास दरी बिछाकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। और माँ का कहना था कि जो भी तुम पढ़ोगे वो तेज़ आवाज़ में पढ़ना, ताकि मेरे को किचन में तुम क्या पढ़ रहे हो ये सुनाई देना चाहिए। और जिस प्रकार स्कूलों में चार्ट बना रहता है, टाइम टेबल रहता है कि ये पीरियड, इसके बाद ये पीरियड, इसके बाद ये पीरियड, अलग अलग विषयों को पढ़ाया जाता है, वैसे ही माँ ने बिल्कुल बचपन से हम लोगों का टाइम टेबल बना दिया था। और वो उस टाइम टेबल के हिसाब से किताब लेके आती थी, कहती थी ये पेज खोलो और ये अध्याय पढ़ना चालू करो, मैं काम कर रही हूँ, तुम्हारी आवाज़ बंद नहीं होनी चाहिए, मेरे को सुनाई देना चाहिए। जरा भी मैं आवाज़ बंद करता था तो वहाँ से एकदम टोकने की आवाज़ आती थी, क्या हो गया, पढ़ क्यों नहीं रहे हो। और ये जो ऐसी पढ़ाई थी हमारी, ये मैं 11वीं तक था तब तक चलती रही। आपको आश्चर्य होगा कि माँ तो मेरी आर्ट्स विषय में पढ़ी हुई थी, लेकिन वो गर्मी की छुट्टियों में मेरे अगले क्लास में जो बच्चे रहते थे उनसे खुद किताबें, उनकी कॉपियाँ लेके खुद पढ़ाई करके फिर मेरे को पढ़ाती थी और समझाती थी। 5वीं 6वीं तक तो ये सब चल गया, लेकिन 7वीं 8वीं में गणित विषय आ गया, जो मेरी माता के लिए काफ़ी कठिन विषय था। लेकिन उन्होंने जो किताब में सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल दिए रहते हैं वो पढ़ के, या जब उनको कोई एग्ज़ाम्पल नहीं बनता था तो मेरे पिता से पूछ के वो मेरे को गणित विषय भी पढ़ाती थी। और केवल 8वीं तक नहीं, बल्कि 11वीं की हायर सेकेंडरी परीक्षा तक मेरी माँ ने मुझे गणित विषय भी पढ़ाया है। मैं जब गणित भी करता था तो मुझे ये बोला जाता था कि हर स्टेप्स तेज़ी से बोल के फिर लिख के तुम गणित को हल करो, ताकि मुझे पता चले कि तुम स्टेप बराबर ले रहे हो या नहीं। आर्ट्स विषय में पढ़ने के बावजूद मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे विषयों का अध्ययन मेरी किताबें खरीद कर, देख कर, उनको पढ़ कर माँ ने पूरा प्राप्त कर लिया था। तो मैं माँ को हमेशा ऐसा कहता था कि माँ तुम पढ़ाई क्यों कर रही हो, अब तुम्हें पढ़ाई करके क्या फ़ायदा। तो माँ हंस के मुझे कहती थी कि अरे तेरे बेटे को भी तो मुझे पढ़ाना है। तो मैंने कहा उस समय तक तो कोर्स बदल जाएगा। तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि तुम चिंता मत करो, तेरे बेटे को भी मैं 11वीं तक की पढ़ाई पूरी कराऊंगी। आपको आश्चर्य होगा कि जब मेरा बेटा हुआ तो उसको 11वीं तक की पढ़ाई मेरी माँ ने करवाई थी। सारे विषय पढ़ाए जाते थे और मेरा बेटा उसके पास बैठ के, उसके दोस्त लोग आते थे और मेरे माँ के चारों तरफ बैठ के वो सारे बच्चों को पढ़ाती थी। ठंड के दिनों में वो ऊनी स्वेटर हम लोगों के लिए बनाती थी। फवारे के ऊपर एक जेके ऊन वाला दुकान थी, माँ अक्सर उन्हीं के यहाँ से ऊन खरीद के लाती थी और हम लोगों के लिए स्वेटर बनाए जाते थे। इसी प्रकार मुझे याद है कि एक बार हमारे क्लास में 2 बच्चे थे जो स्कूल का गणवेश पहन के नहीं आए थे। जब सर ने उनको पूछा कि आप गणवेश पहन के क्यों नहीं आए, तो बच्चों ने जवाब दिया कि हमारे पापा बोले कि 2-3-4 महीने के बाद तुम लोगों के लिए गणवेश बना दिया जाएगा। सर ने उनको अपने आसन पे बैठने के लिए आज्ञा दे दी, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा
तो मैंने उनको पूछा कि भाई तुम्हारे पास गणवेश क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा कि मेरे पापा के पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि वो गणवेश हमारे लिए बना सकें। वो जब पैसे मिलेंगे तो वो हमारे लिए गणवेश बना देंगे। ये बात मैंने अपने घर में आके अपने पिता से की। तो पिता ने मुझे बोला कि कल तुम अपने उन दोनों दोस्तों को घर में बुला के ले आओ, मैं उनको दुकान में ले जाऊंगा और रेडीमेड ड्रेस खरीद के दे दूंगा। तो मेरी माँ ने बोला उनको रेडीमेड क्यों खरीद के दोगे? उनको घर लेके आओ, मैं उनका नाप ले आऊँगी और उनको सिल के 2 ड्रेस दूंगी। मैं अपने दोस्तों को दूसरे दिन घर ले आया। माँ ने उनके नाप लिए, बाज़ार में जाके स्कूल का जो गणवेश का कपड़ा था वो ख़रीदा और सिल के उन दोनों को, बच्चों को ड्रेस दे दिए, दो ड्रेस दिए। फिर तब से माँ ने एक निश्चय कर लिया था कि दिवाली, दशहरा और होली, इन 3 त्योहारों में गरीब बच्चों को अपने हाथ से ड्रेस सिल के दिया करती थी। मेरी माँ को फिल्म देखने का शौक़ था और पिताजी को बिल्कुल नहीं था। तो मेरे पिता ने एक दिन माँ से कहा कि देखो, तुम अपनी सहेलियों को बात करो और तुम सहेलियाँ जाके फिल्म देख के आया करो, मुझे फिल्म के लिए नहीं कहना। लेकिन जब मैं पिताजी को कहता था कि हमें फिल्म देखना है तो सहर्ष हम लोगों के साथ चले जाते थे। मुझे आज भी याद है कि उस समय ज्योति टॉकीज़, विनीत टॉकीज़, ये प्रमुख हमारी 2 टॉकीज़ हुआ करती थी जहाँ पे हम लोग अक्सर पिक्चर देखा करते थे। उन दिनों की याद ताज़ा करते हुए हमेशा मुझे माँ कितना प्यार करती थी ये आज भी याद आता है। दिन के ऊपर दिन और समय बीतता चला गया। फिर मेरी माँ को पैरों में वेरिकोज वेंस की तकलीफ़ होने लगी, तो उससे उनका चलना फिरना कम हो गया। एक दिन छत में बरसात के दिनों में स्लिप हो जाने के कारण वो गिर पड़ी और कमर में उनको चोट लग गई, जिसके बाद डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि अब इनको ज़्यादा चलना फिरना नहीं चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप रेस्ट करिए। तो उसके कारण उनका चलना फिरना बंद हो गया था, पर उसके बाद भी वो मेरे बेटे को पढ़ाई में पूरा ध्यान देकर पढ़ाती थी। कुछ दिनों के बाद माताजी की और तबीयत खराब हुई। मुझे याद है कि गर्मी के दिनों में मेरी दोनों बहनें, इन्होंने हम लोगों को बहुत सहयोग किया। 2 महीने की छुट्टी रहती थी उस समय गर्मी के दिनों में। तो पहले महीने में मेरी बड़ी वाली बहन वो 1 महीने के लिए घर आती थी और उसके बाद अगले 1 महीने के लिए छोटी बहन आती थी, और इस प्रकार वो 2 महीने पूरे दोनों बहनें यहाँ रहती थी और हम लोगों को कहती थी कि अब आप लोग जाके घूम फिर के आ जाओ। तो मैं एलटीसी लेके अपने पत्नी और बच्चे के साथ पूरा भारत भ्रमण अपनी बहनों के कारण कर सका। मुझे एक बार की याद है कि मैं कश्मीर गया हुआ था। कश्मीर का हमारा पूरा भ्रमण बहुत अच्छे से पूर्ण हुआ। लौटते समय हम वैष्णो देवी का दर्शन करके आने वाले थे, मगर अचानक रात में मुझे बहुत घबराहट होने लगी, जी घबराने लगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कहीं किसी बात में मन नहीं लग रहा था, न खाने में, न पीने में, न किसी से बात करने में। मेरे साथ मेरे भाई बहन जो लोग गए थे वो लोग भी बड़े परेशान हो कि अचानक तुम्हें क्या होने लगा। तो मैंने कहा कल मैं वैष्णो देवी को नहीं जाऊंगा, मुझे जल्दी घर जाना है। तो उन्होंने कहा अब ऐसे कैसे होगा, अपना तो जो रिज़र्वेशन है उसी के हिसाब से अपने को जाना पड़ेगा, अब रिज़र्वेशन थोड़ी मिलेगा, और वैष्णो देवी बिना जाए हम कैसे जा सकते हैं, वहाँ तो हमको माता जी का दर्शन करना ही है। तो मैं नहीं माना। मैंने रात में वहाँ जो टूरिस्ट दुकानें रहती हैं वहाँ जाके देखा कि जबलपुर के लिए कहीं कोई ज़्यादा पैसे दे के भी टिकट मिलता हो तो मैं जबलपुर जल्दी से जल्द निकल जाऊँ, मगर कहीं कोई टिकट नहीं मिल रहा था, जाने की कोई सुविधा नहीं थी। इसलिए
दूसरे दिन मैं सबके साथ वैष्णो देवी जाने के लिए तैयार हो गया, पर मेरा मन फिर भी नहीं मान रहा था। हम लोग कटरा पहुँचे तब पता चला कि वैष्णो देवी में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाने के कारण उन्होंने उस दिन के लिए ऊपर यात्रियों को भेजना मना कर दिया था। और शाम को हम लोगों की ट्रेन थी जो दिल्ली जाने वाली थी और फिर दिल्ली से जबलपुर। तो इस कारण हम लोग वैष्णो देवी नहीं जा पाए। ट्रेन में भी मेरा बहुत जी घबरा रहा था, बहुत बेचैनी थी। जब मैं घर पहुंचा तो माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मैं तुरंत माँ को लेके डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने इनको तुरंत एडमिट करने के लिए बोला। हमारे घर के पास ही डॉक्टर हर्षे अस्पताल है। डॉक्टर अम्लान हर्षे हमारे पारिवारिक डॉक्टर भी थे, तो उन्होंने अपने अस्पताल में माँ को भर्ती कर लिया। माँ को कोई विशेष तकलीफ़ नहीं थी, केवल सलाइन लगाया था। मगर उस समय जबलपुर के जितने भी हॉस्पिटल थे वो सारे के सारे फुल थे, कहीं भी जगह नहीं थी किसी भी हॉस्पिटल में। और यही हाल हर्षे हॉस्पिटल का भी था। तो डॉक्टर अम्लान हर्षे ने मुझे कहा कि देखो भाई, आपकी माता को विशेष केयर की आवश्यकता है, बाकी तो उन्हें कुछ हुआ नहीं है, तो मैं अपने बेटे का रूम खाली करके वहाँ उसको दे देता हूँ। 24 घंटे नर्स उनके साथ रहेगी और कभी कोई आवश्यकता पड़ेगी तो डॉक्टर है ही। मैंने भी हामी भर दी। माँ को उनके बेटे के कमरे में शिफ्ट किया गया। वहाँ बड़े बड़े फ़ोटो लगे हुए थे लोगों के, और माँ के पैरों के सामने ऊपर दीवार पर गणेश जी का फ़ोटो था। तो वो जो फ़ोटो सब लगे हुए थे वो देख के माँ मेरे को बोली कि मेरे को बहुत डर लग रहा है, ये बहुत भयानक भयानक चेहरे दिख रहे हैं। मगर जब उन्होंने कहा कि ये सारे फ़ोटो हटवा दो, मैंने डॉक्टर अम्लान हर्षे से कहा प्लीज़ आप ये फ़ोटो हटवा देंगे क्या, माँ को अच्छा नहीं लग रहा है। वो भी मेरी माँ की बात सुन रहे थे, उन्होंने वो सारे फ़ोटो हटवा दिए। और जब उनके जो सेवक थे वो गणेश जी का फ़ोटो हटाने लगे तो माँ बोली नहीं नहीं, ये फ़ोटो से मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, बाकी फ़ोटो से तकलीफ़ हो रही थी। हमारे पारिवारिक डॉक्टर उस समय डॉक्टर परिहार थे, तो मैं शाम को उनके पास गया। मैंने कहा माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, एक बार आप चल के देख लीजिए। तो वो डॉक्टर हर्षे हॉस्पिटल में देखने के लिए आए और उन्होंने कहा कि अब इनकी एज हो गई है और इसके ऊपर कोई दवाई नहीं है, तो आप इनको अपने घर शिफ्ट कर लो। मैं माँ को घर लेके आया। दूसरे दिन जब हम सवेरे उठे तो मैं देख रहा था कि माँ को बहुत सी बेहोशी आ रही थी और फिर बीच में जाग जाती थी। वो दिन ऐसा था कि टीवी पे भक्त प्रहलाद फिल्म आती थी। माँ को वो फिल्म देखनी थी और उसमें खासकर एक जो गाना है स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, वो माँ का फेवरेट गीत था। तो माँ मुझे बोलती थी कि मेरे को वो फिल्म लगा दो और मुझे वो फिल्म देखनी है, और देखो आज तुम ऑफिस नहीं जाओगे, आज मेरे ही साथ रहना, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। माँ के कहने के कारण मैं ऑफिस नहीं गया। मैं फिल्म लगाता था, माँ जैसी बेहोशी में नींद में आ जाती थी तो मैं अपना टीवी चैनल न्यूज़ चैनल देखने लगता था। थोड़ी देर में उनके बाद नींद खुल जाती थी। वो मेरे को बोलती थी कि ये मेरा चैनल क्यों बदल दिया, मुझे वो फिल्म देखनी है। फिर मैं फिल्म लगा देता था। 2-3 बार जब ऐसे हुआ तो मुझे लगा कि ये कुछ ठीक नहीं है, तो मैंने कहा कि मुझे जाके डॉक्टर को बुला के लाना चाहिए। करीब 11 बजे का समय था। मैं फिर डॉक्टर परिहार जी के पास गया। उस समय उनके क्लिनिक में बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी। मैं उनके चेम्बर में सीधे चला गया और उनको कहा कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब लग रही है, कृपा करके आप चलिए और एक बार देख लीजिए। डॉक्टर परिहार मुझसे बोले देखो बाहर 40 लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसे में उनको छोड़ के मैं नहीं आ सकता। आप ऐसा करो कि घर चले जाओ, इन सब पेशेंट को देख के वापसी में मैं तुम्हारे यहाँ अवश्य आऊँगा। मैं बड़ा उदास सा घर वापस लौट रहा था
जब मैं घर पहुंचा तब देखा कि घर के बाहर तो डॉक्टर साहब की कार खड़ी है और वो कार से उतर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तुरंत डॉक्टर साहब के पास गया। वो मेरे हॉल के गेट तक आए और करीब 10 फुट दूरी से उन्होंने माँ को देखा। फिर मुझे बाहर बुलाकर बोले कि सुनो, तुम्हारी माँ की अब आयु शाम के 5 बजे तक की है, तो अपने सारे रिश्तेदारों को बुला लो। ऑफिस से मुझे बार बार फ़ोन आ रहे थे, कुछ आवश्यक कार्य था तो मुझे बुलाया जा रहा था। तो मैं उनको बताया कि आज मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगा। मगर बार बार फिर भी फ़ोन आते ही चले जा रहे थे। शाम का 5 बजे का समय था। उसी समय ऑफिस से फिर फ़ोन आया कि आप केवल 5 मिनट के लिए आ जाओ, थोड़ा सा काम रह गया है, उतना करके आप चले जाना। किसी को अपनी माँ के पास बैठा लो, 5 मिनट में काम हो जाएगा। हम लोग सब आपकी मदद करेंगे, आप केवल हम लोगों को बता के चले जाना। हम ऑफिस से गाड़ी भेज रहे हैं और गाड़ी आपको ले जाएगी और आपको फिर वापस घर छोड़ देगी। उतने ही मेरी पत्नी ने मुझे आके बताया कि माँ नहीं रही। ये आवाज़ मेरे ऑफिस के दोस्तों ने सुन ली। तो जब मैं फ़ोन पे हेलो हेलो करके उनको बताने के लिए गया तो उन्होंने फ़ोन रख दिया था और करीब 15 मिनट में ही मेरे पूरे ऑफिस का स्टाफ घर आ चुका था। मेरे माँ का देहावसान हो चुका था। ऐसा कहते हैं कि 10वें दिन आत्मा जो रहती है अपने परिवारजनों से विदाई लेती है। मुझे याद है कि जो 9वां दिन जो था उसकी रात और 10वें दिन की सुबह, उस समय रात में बहुत तेज़ घनघोर वर्षा हो रही थी। बहुत भीषण गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमक रही थी। बहुत से हमारे मेहमान आए हुए थे, इसलिए घर में बहुत से लोग, एक ही कमरे में हम लोग सोए हुए थे। एक हॉल में करीब 15-20 लोग सोए हुए थे। वेंटिलेटर से जो बिजली चमक का प्रकाश की किरणें आती थी वो मेरे चेहरे पे पड़ रही थी, मगर मुझे बहुत गहरी नींद लगी हुई थी। अचानक रात में 2:30 बजे करीब बहुत ज़ोर से बिजली चमकी और मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो उस वेंटिलेटर से माँ जो है मेरे पास आ रही है और मेरे पास आके बैठ गई। और सपने में मैं ये देख रहा था कि माँ मेरे सर के ऊपर हाथ फेर के पूछ रही थी, मेरे हालचाल पूछा, मेरे बेटे के बारे में पूछा, मेरे पत्नी के बारे में पूछा और अंत में मुझे कहा कि देखना बेटा, अब तुमको अकेले ही अपने परिवार का ध्यान रखना है। तुम अपना खुद का भी ध्यान रखो और परिवार का भी ध्यान रखना। अब मैं जा रही हूँ। माँ ने इतना कहा और मैं एकदम हड़बड़ा के उठ बैठा। लाइट जा चुकी थी, फैन बंद थे, इसलिए सभी लोग जग गए थे। सब ने कहा अचानक क्या हो गया? मैंने कहा मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। जब हम लोग नाश्ते पे बैठे तब मैंने सबको बताया। सब ने जब बहुत मुझे फोर्स किया तो मैंने रात में जो सपना देखा था वो सबको बताया कि मुझे वेंटिलेटर से माताजी आती हुई दिखाई दी और उन्होंने कहा कि मैं जा रही हूँ। तो मेरे जो मेहमान थे उन्होंने कहा हमको भी रात में ऐसा महसूस हुआ मानो तुम्हारे पास कोई बैठा हो। तो अब ये मानो या ना मानो, पर मेरे लिए मेरी माताजी 10वें दिन मुझसे अनुमति लेके फिर विदाई लेके चली गई। धन्यवाद।